हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिफरेंट नॉन कॉर्डेट फाइला में एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फाइलम प्रोटोजोआ में। तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं जैसे कि यूग्लिना या पैरामीशियम, यूनिसेलुलर बॉडी होती है उनकी, और उनका जो एक सिंगल सेल बॉडी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है वाटर के। तो वहाँ पे जो एक्सक्रीशन देखने को मिलता है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, डिफ्यूज़न के द्वारा। तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट, मेनली अमोनिया, उनकी बॉडी में फॉर्म हो रहा है वो बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़न के द्वारा सराउंडिंग वाटर में पास हो जाता है। इसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं जिनका मेन फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन का होता है, यानी कि जो वाटर की अमाउंट है बॉडी में उसे रेगुलेट करना। जिसमें क्या होता है कि एक जनरली यूग्लिना में जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जो कि कई छोटे वैक्यूल्स के द्वारा सराउंडेड रहता है। ये छोटे वैक्यूल साइटोप्लाज्म से वाटर ड्रॉ करते हैं और फिर उस लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में उस पानी को ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो वाटर है उस लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से रिजर्वायर में पहुंचाया जाता है जहाँ से फिर वो बाहर निकल जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के आसपास जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन का फंक्शन भी करता है। आगे देखते हैं फाइलम पॉरीफेरा में, फॉर एग्जांपल साइकॉन में। यहाँ पर भी अमोनिया मेन नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो कि जब वाटर कैनाल के थ्रू वाटर एंटर करता है साइकॉन की बॉडी में तो सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं वाटर के। वहाँ पर डिफ्यूज़न के द्वारा ये अमोनिया जो है उस वाटर में एंटर करता है और फिर जब वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा बॉडी से बाहर जाएगा तो ये अमोनिया भी साथ में बाहर निकाल दिया जाता है। सीलेंट्रेट्स में फॉर एग्जांपल ओबेलिया में यहाँ पर भी कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते एक्सक्रीशन के लिए। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है मेन वो अमोनिया है और वो भी सराउंडिंग वाटर में डिफ्यूज़ हो जाता है जब वाटर एंटर करता है इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पॉलिप के माउथ के थ्रू। आगे देखते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में। तो हम पहले देखते हैं फेसियोला में जो प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम पाया जाता है जिसमें कि फ्लेम सेल्स मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। तो ये जो प्रोटोनेफ्रीडियल ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों का ही फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर कई सारी न्यूमरस फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें फ्लेम बल्ब्स या प्रोटोनेफ्रीडिया भी बुलाया जाता है। इनके साथ एक सिस्टम जुड़ा रहता है एक्सक्रीटरी डक्ट्स का, और ये पूरा जो सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके द्वारा एक्सक्रीशन किया जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स का। पहले बात करते हैं फ्लेम सेल्स की। तो फ्लेम सेल्स या जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं ये मीजनकाइमल सेल्स की मॉडिफिकेशन से फॉर्म होते हैं और ये पूरे मीजनकाइम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में जिसे फॉस्ट ने फ्लेम सेल पैटर्न बुलाया है। ये रेगुलर शेप के होते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इनसे कई सारे सूडोपोडियल प्रोसेसेस निकल रहे हैं सराउंडिंग मीजनकाइम में। और हर फ्लेम सेल में एक अंदर की तरफ एक ल्यूमेन या कैविटी इसमें पाई जा रही है। इंट्रासेलुलर ल्यूमेन और कैविटी होती है जिसमें कुछ लंबे सीलिया आप देख सकते हैं। हर सीलिया एक बेसल ग्रेन्यूल से जो कि साइटोप्लाज्म में सिचुएटेड है ओरिजिनेट होता है। और क्योंकि लिविंग फ्लूक में जब फ्लूक लिविंग होता है तो उसमें ये सीलिया किसी फ्लेम की तरफ फ्लिकर करते हैं, इस वजह से इन सेल्स को फ्लेम सेल्स कहा जाता है। अब ये जो फ्लेम सेल का ल्यूमेन है ये आगे जाके कंटिन्यू करता है कैपिलरी डक्ट में। कैपिलरी डक्ट्स कई सारे प्रोटोनेफ्रीडिया की ओपन होती हैं एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। ऐसी कई सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल फिर लार्जर ट्विक्स में और कई सारी ट्विक्स फिर इंटर्न ओपन होती हैं वेसल्स में। तो जो एक्सक्रीटरी वेसल्स हैं एंटीरियर पार्ट की बॉडी की वो 4 ट्रंक्स में ओपन होती हैं, जबकि जो पोस्टीरियर बॉडी की एक्सक्रीटरी वेसल्स हैं वो डायरेक्टली एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल में
ओपन होती हैं। एंटीरियर पार्ट की जो 4 ट्रंक्स हैं ये भी अल्टीमेटली पोस्टीरियरली जाके उसी मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल को ज्वाइन करती है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल जो कि एक सिंगल है और ये पूरी बॉडी लेंथ से एक्सटेंड करती हुई अंत में जाके पोस्टीरियरली एंड पर ओपन होती है एक सिंगल एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर की तरफ। तो जितनी भी डक्ट्स हैं इस सिंगल मीडियन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल को छोड़कर प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम की वो सभी सीलिया से लाइन रहती हैं। अब देखते हैं एक्सक्रीशन कैसे परफॉर्म किया जाता है इस सिस्टम में। तो फ्लूक में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अमोनिया है, इसके अलावा कुछ फैटी एसिड्स और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये प्रोटोनेफ्रीडिया जो फ्लेम सेल्स हैं जो पूरी बॉडी के मेसेनकाइम में बिखरे हुए हैं इनमें डिफ्यूज़ होके ये इनमें एंटर करते हैं। यहाँ से जो सीलिया फ्लेम सेल्स की ल्यूमेन में प्रेजेंट हैं उनके एक्शन की वजह से ये एक्सक्रीटरी मटेरियल्स अल्टीमेटली जो ये ट्यूब्स का सिस्टम है उससे होते हुए लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल में एंटर करते हैं। वहाँ से फिर बॉडी के कॉन्ट्रैक्शंस के द्वारा एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा फ्लेम सेल्स में एक एंजाइम पाया जाता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज और ये कलेक्टिंग टिब्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है। ये सेलेक्टिव ट्रांसफ़र परफॉर्म करता है केमिकल सब्सटेंसेस का। इसके अलावा सरफेस टेगमेंट के थ्रू भी फेसियोला अपना कुछ वेस्ट मटेरियल जो है बाहर सीधे डिफ्यूज़न के द्वारा निकाल सकता है। तो ये जो प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम है एक्सक्रीटरी भी है और ऑस्मो रेगुलेटरी भी होता है फंक्शन में, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ वाटर या जो फ्लूइड है बॉडी फ्लूइड उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं टीनिया सोलियम की। तो यहाँ पर भी एक फ्लेम सेल्स का ही सिस्टम पाया जा रहा है एक्सक्रीशन के लिए। तो यहाँ जो एक्सक्रीटरी ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें लेटरल लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स, सेकेंडरी कैनाल्स, कैपिलरीज और फ्लेम सेल्स इंक्लूडेड होते हैं। बात करते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल्स की। तो टीनिया में हर साइड पर एक लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल पाई जाती है, यानी पूरी बॉडी में 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं। इनमें से एक डॉर्सल होती है, एक वेंट्रल होती है। स्कॉलेक्स में ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं एक ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क के द्वारा जिसे नेफ्रीडियल प्लेक्सस बुलाया जाता है। ये जो लेटरल कैनाल्स हैं ये जितने भी प्रोग्लॉटिड्स हैं उनमें रन करती हैं, लेकिन इनमें से जो डॉर्सल कैनाल्स हैं वो एंटीरियर पार्ट जो है स्ट्रोबिला की वहीं तक कन्फाइंड रहती हैं और जो दूसरी जोड़ी है वेंट्रल कैनाल्स की वो एंटायर लेंथ में एक्सटेंड करती है। यानी डॉर्सल कैनाल्स का जो एक पेयर है वो केवल स्ट्रोबिला यानी जो बॉडी है टीनिया की उसके इंटीरियर पार्ट तक ही कन्फाइंड रहता है, जबकि जो वेंट्रल कैनाल्स हैं वो पूरी एंटायर लेंथ में एक्सटेंड करती हैं। हर प्रोग्लॉटिड सेगमेंट में पोस्टीरियर पार्ट में ये जो वेंट्रल कैनाल्स हैं आपस में एक ट्रांसवर्स कैनाल के द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। लास्ट प्रोग्लॉटिड में ये वेंट्रल कैनाल्स मिलकर एक कॉडल वेसिकल में ओपन होती हैं। ये जो कॉडल वेसिकल है अल्टीमेटली एक सिंगल एक्सक्रीटरी पोर द्वारा बाहर की ओर ओपन होगा। एक्डाइसिस के दौरान एपोलाइसिस के दौरान जब ये लास्ट प्रोग्लॉटिड जो है शेड किया जाता है बॉडी का, तो एपोलाइसिस की वजह से ये लास्ट सेगमेंट जो है लॉस्ट हो जाता है। तो फिर उसके बाद एक सिंगल पोर की जगह 2 एक्सक्रीटरी पोर्स लास्ट सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हर लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल है इसमें कई सारी सेकेंडरी कैनाल्स जो हैं हर सेगमेंट में इसमें ओपन हो रही हैं और सेकेंडरी कैनाल एक्चुअली फॉर्म होती है कई सारी जो कैपिलरीज हैं जो कि इसकी कैपिलरी डक्ट्स हैं फ्लेम सेल्स की उनके यूनियन से। तो अल्टीमेटली फ्लेम सेल जो है एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ से जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है वो सीलिया के एक्शन की वजह से सेकेंडरी कैनाल्स और सेकेंडरी कैनाल से अल्टीमेटली ये जो है जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं वेंट्रल कैनाल्स उनमें ये एंटर करता है। वहाँ से फिर वो 2 एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू बाहर फ्लूइड
या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसे निकाल दिया जाता है। इसके अलावा क्योंकि ये सिस्टम ऑस्मोरेगुलेटरी भी है फंक्शन में, क्योंकि ये वाटर फ्लूइड कंटेंट को भी बॉडी के रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइलम एनालिडा के मेंबर निरिस का एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो निरिस में जो एक्सक्रीशन है उसके लिए नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ नेफ्रिडिया सिचुएटेड रहता है, आगे के और पीछे के कुछ सेगमेंट्स को छोड़कर। नेफ्रिडियम को हम देखें तो एक नेफ्रिडियम जो है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक उसकी बॉडी होती है जो कि कर्व्ड रहती है, और एक नेक है उसकी जो कि बहुत नैरो है। ये जो नेफ्रिडियम है बॉडी सेगमेंट में ट्रांसवर्सली लाई करता है, और इसकी नेक जो है अगले सेगमेंट में एक्सटेंड करती है, यानी आगे वाला जो एंटीरियर सेगमेंट है उसमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक्सटेंड करती है। इस दौरान वो इंटर सेगमेंटल सेप्टम को पेनिट्रेट कर देती है। तो जो नेफ्रिडियम की बॉडी है उसके बारे में बात करें तो उसमें कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, और उसके अंदर ही एक एक्सक्रीटरी या नेफ्रिडियल टिब्यूल जो है सिचुएटेड होती है। ये जो एक्सक्रीटरी या नेफ्रिडियल टिब्यूल है ये कॉइल्ड है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसकी दो ओपनिंग्स हैं, दोनों एंड्स पे ये ओपन है, और इसका एक एंड तो नेक के थ्रू रन कर रहा है और आगे वाले एंटीरियर सेगमेंट में ये खुलेगा, उसकी सीलोम में ये ओपन होगा। और इसकी ये जो ओपनिंग है इसे हम फनल या नेफ्रोस्टोम बुलाते हैं। इस नेफ्रोस्टोम के मार्जिन पर कई सारे सीलिया लाइक प्रोसेसेस हैं। तो ऐसे नेफ्रोस्टोम जब नेफ्रिडियम में प्रेजेंट होते हैं, सीलिएटेड नेफ्रोस्टोम, तो ऐसे नेफ्रिडियम को मेटानेफ्रिडियम कहा जाता है। अब क्या है, नेफ्रोस्टोम के पीछे जो एक्सक्रीटरी टिब्यूल है वो बॉडी रीजन में आकर कॉइल्ड हो जाती है, और दूसरा जो एंड है इसका वो बना रही है। ये जो एंड है ये टर्मिनल डक्ट कहलाता है। टर्मिनल डक्ट एक्सटीरियर में ओपन होती है, यानी बाहर आउटसाइड की तरफ ओपन होती है नेफ्रिडियोपोर के द्वारा। इसकी जो ओपनिंग है वो नेफ्रिडियोपोर कहलाती है। नेफ्रिडियोपोर जनरली उस सेगमेंट के जो पैरापोडियम का वेंट्रल सिरस है उसके बिल्कुल बेस पे सिचुएटेड रहता है। तो दो नेफ्रिडियोपोर्स एक सेगमेंट में पाए जाएंगे। नेफ्रिडियोपोर ये जो ओपनिंग है उसे स्फिंक्टर मसल के द्वारा गार्ड किया जाता है, और देख सकते हैं जैसा आप डायग्राम में जो एक्सक्रीटरी टिब्यूल है उस ज़्यादातर हिस्से में वो सीलिएटेड है, यानी सीलिया के द्वारा लाइंड है, और टर्मिनल डक्ट जो है वो बिना सीलिया के है। बात करते हैं एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी की। तो एक्सक्रीशन दो तरह से निरिस में परफॉर्म होता है। जो नेफ्रिडियम है उसका जो आउटर सरफेस है वो डेंसली सप्लाइड रहता है ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। तो होगा क्या, ये जो सीलेटेड एक्सक्रीटरी टिब्यूल है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें ग्लैंड सेल्स कहा जाता है, वो इस ब्लड में से वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं और फाइनली बाहर नेफ्रिडियोपोर के द्वारा डिस्चार्ज कर देते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली अमोनिया होता है यहाँ पे, यानी कि निरिस अमोनोटेलिक है। इसके अलावा जो सीलेटेड फनल यानी नेफ्रोस्टोम जो कि आगे के एंटीरियर सेगमेंट की सीलोम में ओपन हो रही है, वो भी वहाँ से सीलोमिक फ्लूइड से जो भी डेड या डाइंग सीलोमिक कॉर्पसेल्स होती हैं उनको जो है एक्सट्रैक्ट करती है और फिर बाहर नेफ्रिडियोपोर के द्वारा उन्हें डिस्चार्ज कर देती है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है उसे दोबारा से रीअब्जॉर्ब भी किया जाता है निरिस में, और उसे वापस ब्लड में रिटर्न कर दिया जाता है। तो सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन भी देखने को मिलता है निरिस में। इसके बाद हम बात करते हैं फाइलम एनालिडा के एक और मेंबर की, हीरोडेनेरिया ग्रेनुलोसा। तो इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें भी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। यहाँ पर 17 पेयर्स ऑफ नेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो कि सेगमेंटली अरेंज्ड हैं, यानी एक पेयर एक सेगमेंट में पाया जाता है। 6 सेगमेंट से लेके बॉडी के 22nd सेगमेंट तक हर सेगमेंट में एक पेयर नेफ्रिडिया का पाया जाता है। ये जो नेफ्रिडिया ये दो तरह के होते हैं, टेस्टिकुलर और प्री टेस्टिकुलर। पहले देखते हैं हम टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। तो पीछे के 11 पेयर नेफ्रिडिया के जो कि बॉडी सेगमेंट नंबर 12 से लेके 22nd में सिचुएटेड रहते हैं उन्हें टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया कहा जाता है, क्योंकि इन सेगमेंट्स में एक एक पेयर टेस्टी सेक्स का पाया जाता है। इस वजह से
क्योंकि उन सेगमेंट्स में टेस्टिसेक्स प्रेजेंट है, ये नेफ्रीडिया टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहलाते हैं। हर टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया को देखें तो उसके 6 पार्ट्स डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। एक होता है मेन लोब, एक है इसमें वेसिकल या वेसिकल डक्ट, और तीसरा पार्ट है एपिकल लोब, चौथा पार्ट है इसका इनर लोब, पांचवा है इनिशियल लोब, और छठा पार्ट है सिलिएटेड ऑर्गन। मेन लोब की बात करें तो ये मेन लोब जो है वेंट्रोलेटरली लाई करती है क्रॉप के जो 2 सीका होते हैं एडजेसेंट, उनके बीच में बिल्कुल। ये मेजर पार्ट है नेफ्रीडियम का मेन लोब, और इसमें 2 लिम्स पाए जा रहे हैं, और ये लिम्स जो हैं अनइक्वल होते हैं। एक लिम्ब एंटीरियर है पोजीशन में, दूसरा छोटा है और पोस्टीरियर होता है पोजीशन में। तो 2 लिम्ब हो गए, एक हो गया एंटीरियर लिम्ब ऑफ मेन लोब, और दूसरा जो लिम्ब है वो है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ मेन लोब। बात करते हैं दूसरे पार्ट की नेफ्रीडियम के, तो उसमें आता है वेसिकल और वेसिकल डक्ट। तो वेसिकल डक्ट जो है एंटीरियर लिम्ब जो है मेन लोब का, उसके इनर और वेंट्रल एंड से ये अराइज होती है। ये पोस्टीरियरली रन करती है और जाके एक लार्ज ब्लैडर या टर्मिनल वेसिकल में, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, उसमें ओपन हो रही है। ये वेसिकल एक ओवल सैक है जिसकी वॉल थिन होती है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है और सिलेटेड होती है। इसके अलावा एक एक्सक्रीटरी डक्ट, बहुत ही शॉर्ट और नैरो एक्सक्रीटरी डक्ट जो है, जो कि नॉन सिलेटेड एपिथेलियम से लाइन रहती है, वो इस वेसिकल से ओपन हो रही है बाहर की तरफ एक अपर्चर के द्वारा। इस अपर्चर को यहाँ नेफ्रीडियोपोर बुलाया जा रहा है। ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट है जहाँ पर ये निकल रही है वेसिकल से, वहाँ पर इसके चारों तरफ एक स्फिंक्टर मसल जो है जनरली प्रेजेंट होती है। तो जो वेसिकल है उसमें तो सीलिया प्रेजेंट है जनरली, ये माना जाता था, लेकिन देव नाम के एक साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि ये जो सीलिया है एक्चुअली नॉन मोटाइल बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस वेसिकल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तीसरा पार्ट है नेफ्रीडियम का एपिकल लोब। तो जो पोस्टीरियर लिम्ब है मेन लोब का, उसके इनर फ्री एंड से एपिकल लोब जो है निकलती है। एपिकल लोब का जो आगे का हिस्सा है एंटीरियर वाला जो एंड है वो स्वेलन होता है और अपने ऊपर ही बेंट, ये देख सकते हो आप डायग्राम में, अपने ऊपर ही बेंट हो जाती है इसका एंटीरियर वाला हिस्सा जो है। इसके सेल्स बहुत बड़े होते हैं और उनमें जो है इंट्रासेलुलर कैनाल्स जनरली पाई जाती। फिर बात करते हैं इनर लोब की। तो ये जो इनर लोब है ये एक्चुअली एंटीरियर और जो पोस्टीरियर लिम्स है मेन लोब के, उनके बीच में सिचुएटेड है। इसे इनकरेंट लोब भी बुलाते हैं, और ये जो है एपिकल लोब की आउटर साइड पर रन करते हुए आगे तक जाती है, उसकी आधी लेंथ तक ये रन करती है। फिर है इनिशियल लोब। इनिशियल लोब जो है लॉन्ग है, ट्रांसपेरेंट है, ये आप देख सकते हैं कॉइल्ड है एपिकल लोब के चारों तरफ, और इसका जो पोस्टीरियर हिस्सा है वो मेन लोब को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन इसका जो आगे का हिस्सा एंटीरियर एंड है वो जो है, जो उस साइड का टेस्टिसेक जो होता है उसके ऊपर तक जाता है, वहाँ पर ये ब्लाइंडली एंड हो जाता है पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला के पास में। इसके बाद बात करते हैं सिलेटेड ऑर्गन की। तो ये जो पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला है, इसके पास में एक सिलेटेड ऑर्गन जो है वो जनरली प्रेजेंट होता है। ये सिलेटेड ऑर्गन इस एम्पुला के इनर वॉल से ही सस्पेंडेड रहता है, और ये जो सिलेटेड ऑर्गन है ये माना जाता है कि जो एक एनेलिडा में जो नेफ्रीडियम में जो फनल या नेफ्रोस्टोम पाई जा रही है उसको करस्पॉन्ड कर रहा है। एम्ब्रियो में ये सिलेटेड ऑर्गन जो है कनेक्टेड रहता है नेफ्रीडियम के साथ एक सेलुलर कनेक्शन के द्वारा, लेकिन एडल्ट में आकर एडल्ट हिरुडिनेरिया में इसका जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है, तो इसलिए एक्सक्रीटरी नहीं रहता फंक्शन में। ये पार्ट हो जाता है हीमोसिलोमिक सिस्टम का, और हीमोसिलोमिक सिस्टम के लिए ये सिलोमिक कॉर्पसल्स जो है मैन्युफैक्चर करने का फिर काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे तरह के नेफ्रीडिया की, तो वो होते हैं प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। तो पहले 6 पेयर्स ऑफ नेफ्रीडिया जो हैं वो आपके प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहलाते हैं, जो कि आगे के सेगमेंट्स में यानी सेगमेंट 6 से लेकर 11 में प्रेजेंट होते हैं। इन सेगमेंट्स में टेस्टिसेक्स नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया कहा जाता है, क्योंकि ये उन सेगमेंट्स में प्रेजेंट हैं जो सेगमेंट्स जिनमें टेस्टिसेक्स पाए जा रहे हैं उनके जस्ट आगे वाले सेगमेंट्स में ही प्रेजेंट। ये भी टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया की तरह ही होते हैं। इनमें भी जो है मेन लोब पाई जा रही है, इनर लोब है,
लेकिन इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है, जो इनिशियल लोब है इनकी वो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू में जाके ब्लाइंडली एंड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर टेस्टिस सैक उपस्थित ही नहीं है, तो ये किसी पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला के पास में जाके एंड नहीं हो रही। तो इन सेगमेंट्स में ना तो टेस्टिस सैक पाए जा रहे हैं, ना पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुली पाए जा रहे हैं, और ना ही सीलेटेड ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की, तो सीलेटेड ऑर्गन नेफ्रीडियम से एडल्ट में बिल्कुल सेपरेटेड है और इसका पार्ट भी नहीं है, इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं है कोई। हीमोसिलोमिक सिस्टम का ये पार्ट बना रहा है, जिसके लिए सिलोमिक कॉर्पसल्स या सिलोमोसाइट्स को मैन्युफैक्चर करता है, जो कि फेगोसाइटिक होती हैं फंक्शन में। तो नेफ्रीडियम प्रॉपर की बात करें, यानी सिलेटेड ऑर्गन को छोड़कर, तो जो बाकी का हिस्सा है नेफ्रीडियम का, वो नेफ्रीडियम प्रॉपर एक्सक्रीटरी होता है फंक्शन में, और ये मेनली अमोनिया और कुछ क्वांटिटी में यूरिया को एक्सक्रीट करने का फंक्शन करता है। तो लीच या जो हीरोडेनेरिया है वो मेनली अमोनोटेलिक है। तो ये नेफ्रीडियम जो होता है, इसको हीमोसिलोमिक चैनल्स की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, और इस नेफ्रीडियम के लाइनिंग में जो ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो उस हीमोसिलोमिक फ्लूइड से वेस्ट मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं। अल्टीमेटली ये जो फ्लूइड है वो टर्मिनल वेसिकल या जो आपका वेसिकल है उसमें आके कलेक्ट हो जाता है, वहाँ से वो फिर नेफ्रीडियोपोर के द्वारा, जो कि बॉडी पे ओपन हो रहे हैं, आउटसाइड डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट क्लास होती है उसमें मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। इंसेक्ट्स में जो नाइट्रोजन है वो एक्सेस में प्रोड्यूस होती है और उसे एक्सक्रीट किया जाता है यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके। तो इसमें मेनली मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में जो हाइंड गट होता है उसके एक्सट्रीम एंटीरियर एंड से अटैच रहती हैं। ये जो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं बहुत लंबी अनब्रांच्ड होती हैं, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि हीमोलिम्फ में फ्रीली लाई कर रही हैं। इनकी संख्या, इनका नंबर जो है 60 से 150 तक हो सकता है, और ये 6 से 8 बंडल्स में अरेंज हो सकती हैं। ये जो अंदर से लाइन रहती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के द्वारा, और ये जो एपिथेलियम है एक ब्रश बॉर्डर लाइंड ब्रश बॉर्डर जो है शो करती है। मैलपिगियन ट्यूब्यूल में 2 फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, जो डिस्टल सिक्रेटरी पोर्शन और एक होता है प्रॉक्सिमल एब्जॉर्प्टिव पोर्शन। इसमें से जो डिस्टल सिक्रेटरी पार्ट है उसके जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है कि वो जो हीमोलिम्फ है उससे नाइट्रोजनस वेस्ट स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट ऑफ यूरिक एसिड, एग्जाम्पल के लिए पोटेशियम यूरेट, और वाटर को हीमोलिम्फ से एक्सट्रैक्ट करें और एक सॉल्यूशन बनाते हैं फिर ये यूरिन आगे फ्लो करके पहुंचता है प्रॉक्सिमल एब्जॉर्प्टिव पोर्शन में, जहां पर कुछ सॉल्ट्स को दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम बाइकार्बोनेट को और कुछ वाटर को रीअब्जॉर्ब करके हीमोलिम्फ तक दोबारा से पहुंचाया जाता है। इस पोर्शन में क्या है, फिर यूरिक एसिड जो है अपने आप जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट और वाटर बाहर पहुंचे हैं, तो जो ऑलरेडी हीमोलिम्फ में यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है उसके साथ ही कंबाइन होकर एक सॉल्युबल पोटेशियम यूरेट दोबारा से बनाते हैं। फिर ये जो पोटेशियम यूरेट है इसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हीमोलिम्फ से डिस्टल पोर्शन के ल्यूमेन में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है बार बार ये होती रहती है, और अल्टीमेटली जो यूरिक एसिड है वो इलियम तक पहुंचता है पेरिस्टाल्सिस के द्वारा। कोलन और रेक्टम में और पानी रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और अल्टीमेटली मोर और लेस सॉलिड यूरिक एसिड जो है एनएस के द्वारा इंसेक्ट्स में बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं फाइलम मोलस्का की। तो फाइलम मोलस्का में हम पहले देखते हैं पाइला का एक्सक्रीटरी सिस्टम। पाइला में क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक सिंगल किडनी या रीनल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजानस जिसे कहते हैं, डिस्कवरर के ऊपर इसका नाम रखा गया ऑर्गन ऑफ बोजानस। ये ऑर्गन जो है लेफ्ट साइड में पाया जाता है पाइला में, और जो राइट साइड का है वो एक्चुअली डिसअपियर हो गया या फिर गोनोडक्ट में ही मॉडिफाई हो गया। ये जो ऑर्गन ऑफ बोजानस है ये कम्युनिकेट करता है एक्सटीरियर के साथ, और साथ में जो अंदर पेरिकार्डियल कैविटी है जो कि सीलोम को रिप्रेजेंट करी है उसके साथ। तो एक तरह से एक सीलोमोडक्ट है, और इसमें 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। एक होता है एंटीरियर चैम्बर जो कि राइट में सिचुएटेड है, एक होता है पोस्टीरियर चैम्बर जो कि लेफ्ट में सिचुएटेड। एंटीरियर रीनल चैम्बर जो है वो मेंटल कैविटी में ओपन होता है, मेंटल कैविटी के ब्रेंकियल चैम्बर में एक ओपनिंग के द्वारा, जो कि एपिटीनिया के पास में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये ओपन हो रहा है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है एक इंटरनल ओपनिंग के द्वारा। एंटीरियर चैम्बर में जो इंटरनल कैविटी है, यानी उसमें कोई खाली जगह बहुत ही रिड्यूस होती है,
क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे ट्रायंगुलर लीफ लाइक प्रोसेसेस या लेमेली इसमें पाए जाते हैं। ये रूफ पर भी पाए जा रहे हैं और फ्लोर पर भी। जो रूफ के लेमेली होते हैं वो फ्लोर के लेमेली के साथ ऑल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। रूफ पर जो लेमेली हैं वो एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के दोनों तरफ जो है अरेंज रहते हैं। उस मीडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को इफरेंट रीनल साइनस बुलाया जाता है। ऐसे ही फ्लोर पर जो लेमेली हैं वो भी एक मीडियन एक्सिस के दोनों तरफ अरेंज रहते हैं, उसे एफरेंट रीनल साइनस बुलाया जाता है। ये राइट ब्रांच है पेरी इंटेस्टाइनल साइनस की, और ये जो एफरेंट रीनल साइनस है ये ब्रेक होकर कई सारी ब्रांचेस फॉर्म करती है, जो कि दोनों साइड पे जो लेमेली सिचुएटेड है उनको सप्लाई करते हैं। फिर आता है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, जो कि एंटीरियर रीनल चैम्बर के पोस्टीरियर में सिचुएटेड है। इसकी जो कैविटी है वो कम्युनिकेट करती है एंटीरियर रीनल चैम्बर के साथ एक अपर्चर के द्वारा। इसके अलावा पेरिकार्डियम के साथ एक रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा। जो रूफ है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर की उसे सप्लाई करती हैं दो एफरेंट और इफरेंट रीनल वेसल्स। तो ये जो दो रीनल चैम्बर्स हैं पाइला में रिचली सप्लाइड रहते हैं ब्लड के द्वारा, और इनसे जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेपरेट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सक्रीटरी फ्लूइड पोस्टीरियर चैम्बर से ट्रांसफ़र किया जाता है एंटीरियर चैम्बर में, और एंटीरियर चैम्बर से ये रीनल अपर्चर के द्वारा मेंटल कैविटी तक पहुंचता है, और मेंटल कैविटी से ये राइट न्यूकल लोब के द्वारा जब पानी जो है पानी का करंट बाहर की तरफ जाता है तो उसमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पाइला जो है जनरली जब एक्वेटिक फेज़ में यानी एक्वेटिक लाइफ में होता है तो ये अमोनिया एक्सक्रीट करता है, लेकिन अगर ये टेरेस्ट्रियल फेज़ में है तो ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। तो अमोनोटेलिक और एज वेल एज यूरिकोटेलिक होता है ये। इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं लेमिलेटेंस या यूनियो या फ्रेश वाटर मसल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पर एक पेयर ऑफ किडनीज या ऑर्गन ऑफ बोजानस पाया जाता है। ये जो ऑर्गन्स ऑफ बोजानस हैं दो होते हैं जैसा मैंने बताया आपको, और ये जो है पेरिकार्डियल कैविटी के फ्लोर पर पेरिकार्डियल कैविटी के फ्लोर के बिल्कुल नीचे जो है सिचुएटेड रहते हैं। ये जो है सीलोम से डिराइव किए गए हैं। हर किडनी जो है एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होती है जो कि दोनों एंड्स पर ओपन है, और ये अपने ऊपर ही बेंड होकर एक यू शेप की ट्यूब बना रही है। यू शेप की ट्यूब में जो लूप है वो आप देख सकते हैं पोस्टीरियर है पीछे की तरफ, जबकि जो दो एंड हैं एंटीरियर के वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में प्रेजेंट है, और ये जो दो लिम्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसमें से जो लोअर आर्म होता है वो किडनी प्रॉपर बना रहा है, जो कि एंटीरियरली ओपन होता है पेरिकार्डियल कैविटी में एक रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा, जो कि सीलिएटेड है, जबकि जो डॉर्सल आर्म है वो सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइन रहता है और उसे यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर बुलाया जाता है। ये जो यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर है ये एंटीरियरली ओपन होता है सुप्राब्रेंकियल चैम्बर में इनर गिल लेमिना के एक स्मॉल रीनल अपर्चर द्वारा। अब दो किडनीज होती हैं क्योंकि यहाँ पर तो दो ब्लैडर्स होते हैं। ये दोनों ब्लैडर जो आपस में इंटर कम्युनिकेट करेंगे एक ओवल अपर्चर के द्वारा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो होता क्या है कि जो किडनी है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर ग्वानिन, जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड है, सीलोमिक पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके अलावा किडनीज़ को जो ब्लड सप्लाई हो रही है वहाँ से ब्लैडर की सीलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग जो है उसके एक्शन की वजह से एक आउटगोइंग करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को ग्लैंडुलर पार्ट से अल्टीमेटली सुप्राब्रेंकियल चैम्बर तक पहुंचाएगा, और सुप्राब्रेंकियल चैम्बर से आउटगोइंग वाटर के साथ ये मटेरियल जो है एक्सकरेंट साइफन द्वारा बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाए। इसके अलावा दोनों किडनीज में रीअब्जॉर्प्शन भी होता है सॉल्ट का, और साथ में ये ब्लड में जो वाटर का अमाउंट है उसे भी रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं।